आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। मिस्र ने पेश कर दिया गाजा सीज फायर का प्रपोजल। राफा बॉर्डर से आईडीएफ के हटने का जिक्र हमास कर सकता है मंजूर। गाजा पर इजराइल के हमलों में भारी इजाफा, 48 और फलस्तीनियों की मौत। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का दावा, हिजबुल्लाह कर रहा लड़ाकों की नई भर्ती, तेजी से हथियार बनाने के प्लान पर कर रहा काम। नेतन्याहू के जेल जाने की चर्चा पर बोले इजरायली मिनिस्टर, कहा इससे इजराइल में छिड़ जाएगी सिविल वॉर। सीरिया के हामा शहर पर मिलिशिया का कब्जा, बशर अल असद की फौज हटी पीछे। और चाइना ने अमेरिका की 13 हथियार कंपनियों पर लगाया बैन, एक्शन में आए शी जिनपिंग। आजाद वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 5 दिसंबर 2024। आप देख रहे हैं स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। और सबसे पहले वही खबर जिसमें एक बड़ी अपडेट है। हमने आपको पिछले वीडियो में भी गजा में सीज फायर को लेकर हो रही कोशिशों के बारे में बताया था। और अब खबर क्या है, सुनिए जरा। गजा में सीज फायर की हलचल तेज हो गई और इस बारे में एक बड़ी अपडेट है कि मिस्र ने, इजिप्ट ने, अल-सीसी ने गजा में टेम्पररी सीज फायर और रफा क्रॉसिंग को फिर से खोलने का प्रपोजल रखा है। आप कहेंगे टेम्पररी सीज फायर नहीं, अभी सुनिए खबर। इजरायली मीडिया के मुताबिक प्रपोजल में इजरायली जेलों में बंद फलस्तीनी कैदियों के बदले इजरायली होस्टेजेस को किश्तों में रिहा किया जाएगा और एड यानी कि मदद, ह्यूमैनिटेरियन एड, ये सारा सामान ट्रकों के जरिए तेजी से गजा में पहुंचाने का काम किया जाएगा। जितने ट्रक अभी जा रहे हैं उससे ज्यादा, लगभग 350 ट्रक रोजाना आएंगे, ये प्रपोजल में कहा गया है। इजरायली अखबार येदियोत अनोत के मुताबिक हमास और फलस्तीनी अथॉरिटी के डेलीगेशन के बीच मिस्र के डेलीगेशन की मौजूदगी में मिस्र के ही इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स में मीटिंग हुई। इसके बाद गजा में एक नई व्यवस्था यानी कि एक नए निज़ाम, उसका प्रपोजल रखा गया। जब दोनों फरीक राजी हो गई, फतह और हमास, ये हम 3 दिन से आपको अपडेट कर रहे थे। मिस्र के एक सीनियर ऑफिशियल ने वाईनेट और येदियोत अनोत को बताया, ये इजराइल का बहुत बड़ा मीडिया हाउस है, इन दोनों को बताया उस मिस्री ऑफिशियल ने कि नए प्लान में गजा में लड़ाई को हल्के हल्के खत्म करना शामिल है। इसमें इजरायली फौज रफा क्रॉसिंग से पीछे हट जाएगी और इसके नतीजे में 60 दिनों का एक शुरुआती सीज फायर अमल में आएगा, 2 महीने का। अब सुनिए, मिस्र के सीनियर ऑफिशियल के मुताबिक एक टेम्पररी सीज फायर लागू होने के लगभग 1 हफ्ते बाद इजरायली जेलों से सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों के बदले में जिंदा इजरायली होस्टेजेस को वापस कर दिया जाएगा। मुर्दा जिस्म नहीं, जिंदा। 60 दिन के सीज फायर के दौरान इजराइल गजा में अपनी आर्मी की मौजूदगी बनाए रखेगा, उसकी आर्मी गजा से बाहर नहीं जाएगी। ये वो पॉइंट है जिस पर मेरी सुई थोड़ी सी यूं हो रही है कि इस पर हमास कैसे राजी होगा। खैर, इस प्रपोजल में फलस्तीनी पनाह गुज़ीरों यानी जो डिस्प्लेस पर्सन है, उनके नॉर्थ गजा में वापस लौटने की जरूरत पर भी गौर किया गया है, जिसकी हमास हमेशा से मांग करता रहा है, क्योंकि उसका मानना है नॉर्थ गजा को इजराइल कब्जाना चाहता है। आवाम फलस्तीनी वहां रहेंगे तो यह मुश्किल हो जाएगा। मिस्र के सीनियर ऑफिशियल के मुताबिक एक टेम्पररी सीज फायर लागू होने के लगभग 1 हफ्ते बाद बहुत सी चीजें होंगी, जिसमें एड भी भेजी जाएगी, एड भेजने में तेजी भी लाई जाएगी। 60 दिनों के सीज फायर के दौरान इजराइल गजा में मिलिट्री मौजूदगी तो बनाकर रहेगा, लेकिन गोलीबारी थम जाएगी। हालांकि वो छापेमारी करेगा या नहीं, अभी पूरी तरीके से बाहर नहीं आया। हालांकि जब सीज फायर होता है तो मिलिट्री एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं, लेकिन लेबनान के मामले में हम दूसरी कहानी देख रहे हैं। क्या गजा में भी वही होगा? मिस्र के इस सीनियर ऑफिशियल ने बताया कि पहले 60 दिनों में दोनों फरीक, दोनों पार्टी के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो है कुछ चीजें तय की जाएंगी, और अगर यह प्लान कामयाब होता है तो दोनों पार्टी के बीच लड़ाई खत्म होना तय है। यानी यह टेम्पररी सीज फायर एक परमानेंट सीज फायर में तब्दील हो जाएगा। मिस्र के सोर्सेज ने यह दावा किया है कि हमास इस प्रपोजल पर पॉजिटिव रुख दिखा रहा है और हमास एक कमेटी बनाने के लिए राजी है जो राफा क्रॉसिंग को फिर से एक्टिव करेगी, यानी राफा क्रॉसिंग पर फिर से आना जाना बहाल हो पाएगा। राफा ही वो एक क्रॉसिंग है गजा पट्टी की, जिससे रफा, गजा ये पूरी दुनिया से जुड़ते हैं। वरना एक तरफ इजराइल ने कब्जे में सारे इलाके ले रखे हैं और दूसरी तरफ सिर्फ समंदर है। तो ये एक रास्ता है, एक गलियारा
जो मिस्र में खुलता है, गजा के लोगों को दूसरी दुनिया की जमीन से जोड़ता है। अब बात हिजबुल्लाह और इजराइल की, जहां ऑलरेडी सीजफायर हो चुका है दोनों के बीच, लेकिन अमेरिकन इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आई है जो इस तरफ इशारा करती है कि हिजबुल्लाह दोबारा से अपनी ताकत बढ़ाने पर काम कर रहा है और वो अपने हथियारों के जखीरों को भरने का काम शुरू कर चुका है या करने वाला है, क्योंकि हिजबुल्लाह को भी लग रहा है कि इजराइल जो रोज रोज उसके इलाकों पर हमले कर रहा है, ये सीजफायर कभी भी टूट सकता है। जंग होगी तो फिर भीषण होगी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की जो जानकारी है उसके मुताबिक हिजबुल्लाह अपने हथियारों के आधे जखीरे खो चुका है पहले, और उन्हें खोने के बाद फिर से अपने कारखानों में बड़ी तादाद में रॉकेट और ड्रोन्स तैयार करने की फिराक में है। दोस्तों, इस बात की, ये जो बात मैंने की, ये इस बात की निशानदेही है कि हिजबुल्लाह ने भले कुछ नाखून खो दिए हों, लेकिन उसके दांत और दांतों की धार दोनों सलामत हैं, इसलिए नए हथियार बनाने की तरफ वो लग चुका है। हिजबुल्लाह और आईडीएफ में लगभग 14 महीने तक चली जंग के बाद सीजफायर तो हुआ, मगर अब भी हर वक्त जंग के आसार नजर आ रहे हैं, कभी भी छिड़ सकती है। अब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का यह कहना है कि हिजबुल्लाह नए लड़ाकों की भी भर्ती कर रहा है, नए लड़ाके भी शामिल कर रहा है अपनी रदवान फोर्स और बाकी फौज में, और सीरिया की मदद से उसके नए हथियारों के गोदाम फिर से आबाद हो सकते हैं। यानी हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जब भी दोबारा जंग शुरू हुई फुल फ्लैश, तब भी हमें वही सूरत हाल देखने को मिलेगी जो 27 नवंबर से पहले देखने को मिल रही थी। दोनों तरफ नुकसान होगा, सिर्फ इजराइल ही नुकसान नहीं कर पाएगा। कुछ खबरें यहां से ले लेते हैं सीधे सीधे। अब एक खबर ये है येदियोथ एनोथ की, ये भी वही है हिजबुल्लाह और इजराइल से। हिजबुल्लाह के हमलों से पूरा नॉर्थ कब्जे वाला इजराइल दहल गया, बहुत से सेटलमेंट्स तबाह हो गए, चाहे वो मेथुला के हों, चाहे वो किरियत शिमोना के हों, चाहे वो उनके हों जिनकी जबान पर नाम आसानी से नहीं चढ़ पाते। लेकिन एक चीज लोगों के जहन में चढ़ गई है जो नॉर्थ में रहते थे, वो है खौफ, डर। वाईनेट की आज की खबर 5 दिसंबर की खबर ये बताती है कि नॉर्थ कब्जे वाले इजराइल में या नॉर्थ कब्जे वाली फ़लस्तीनी ज़मीनों पर बसने वाले सेटलमेंट्स में रहने वाले यहूदियों के बच्चों के दिमागी हालात ठीक नहीं हैं। वो बेहद परेशान हैं, डरे हुए हैं, खौफ में हैं। बच्चे ही तो हैं। चिल्ड्रन इन द नॉर्थ आर नॉट ऑल राइट। बच्चे बिल्कुल भी ठीक नहीं है नॉर्थ इसराइल में। इजराइल भले ही फ़लस्तीन के गजा के बच्चों को बच्चा ना समझे, लेकिन हम आप तो जानते हैं बच्चों को जिन्हें ये नहीं पता होता कि वो कौन है, क्या खाना है, वो सांप भी पकड़ लेते हैं तो वो डर जाते हैं। ये बताते हैं इसमें एक सेटलर की माय डॉटर, हेडलाइन में देखिए, मेरी बेटी रातों को उठकर रोने लगती है, मेरा बेटा अचानक उठकर जाता है और शेल्टर होम में छुप जाता है जैसे कोई बम या ड्रोन आ रहा हो, जरा सी भी आवाज होती है वो शेल्टर की तरफ भागता है। ये हमारी हालत पिछले 1 साल में हो गई है। आज जंग बंद हो चुकी है, रॉकेट और ड्रोन नहीं आ रहे, लेकिन मेरे बेटे और बेटी के ख्वाब में वो हर रोज हर वक्त आ रहे हैं। ये हमारी हुकूमत की एक नाकामी है कि वो वक्त रहते हमले नहीं रोक पाए। बच्चे ट्रॉमा में चले गए। उन्होंने अपने तीसरे बच्ची की बात बताई कि वो एंजाइटी का शिकार हो गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गजा और लेबनान के बच्चों ने ही बहुत कुछ खोया हो, इजराइल के बच्चे भी तो खो रहे हैं। लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। चलिए बढ़ते हैं आगे, गजा की बात करते हैं। गजा में आज शहीद होने वालों का आंकड़ा 44,600 हो गया। 48 लोग मारे गए हैं पिछले कुछ घंटों में। 1,05,700 आंकड़ा हो गया है जख्मियों का। आज बड़ी राउंड फिगर सी आई है। कितना लोग राउंड फिगर मांगते हैं, ऐसी राउंड फिगर कोई मांगता होगा क्या? 1,05,700 जख्मी, 44,600 शहीद। और ऐसे ही मलबों से आज भी जो फोटो अनादोलो ने दिया है, मलबों से गुड़ियां निकलती हैं, बच्चों के खिलौने, बच्चों के खिलौने। गजा में आज हॉस्पिटल पर भी हमला हुआ। हॉस्पिटल के वाटर टैंक को, पानी की टंकी को उड़ा दिया गया।
جو لوگ اپنے گھروں میں رہتے تھے ان کے گھر تباہ ہو گئے، جو ان کی واٹر سپلائی تھی وہ 1 سال پہلے ہی ادھیڑ دی گئی، لائٹ غزہ میں نہیں ہے 1 سال سے، پانی جو ہے جہاں سے بھی آتا تھا ٹرک کے ذریعے وہ آنا بند ہو رہا ہے نارتھ غزہ میں، خاص طور سے کیونکہ بڑی سیج ہے وہاں پر، اور جو اسپتال میں آ کر بھی پانی پی لیتے تو اسپتال کی ٹنکی پھوٹتی ہے۔ کربلا کا منظر ہے غزہ کا، کربلا کا منظر ہے۔ 48 فلسطینی ایک سنگل ڈے میں مار دیے گئے، 48 لوگوں کا تصور کیجئے، میں ہر روز آپ سے کہتا ہوں۔ اور ایک اور خبر کہ ایک اسرائیلی منتری نے، ایک منسٹر نے یہ کہا ہے کہ اگر بنجامن نیتن یاہو کے خلاف جو سب کچھ اس وقت چل رہا ہے اور انہیں اریسٹ کر لیا جاتا ہے تو وہ ایک سول وار کی شروعات ہوگی۔ اسرائیل کے اندر ہی جس طریقے سے ہر روز بنجامن نیتن یاہو پرائم منسٹر آف اسرائیل کے خلاف ایک نئی پٹیشن، ایک نئی یاچکا کورٹ کے اندر درج ہو جاتی ہے، کبھی ان کے جنگ کھینچنے کو لے کر، کبھی ہوسٹیج ڈیل نہ کرنے کو لے کر، کبھی ان کے کرپشن کو لے کر، کبھی ان کو اپنی کرسی پر رہتے ہوئے اس کے اثر کا غلط استعمال کرنے کو لے کر، یہ تمام طریقے کی پٹیشنز میں اگر ایک دن بنجامن نیتن یاہو کو جیل ہو گئی تو ایک سول وار چھڑ جائے گی جس میں اسرائیلیوں کا دامن چھیل بھی رہے ہوں گے، پیٹ بھی رہے ہوں گے، پھاڑ بھی رہے ہوں گے، اور سینہ ایک دوسرے کا پھٹ جائے گا، یہ کہا گیا ہے۔ اور اسرائیل کے منسٹر ہیں، ریجنل کوآپریشن منسٹر ڈیوڈ ایمسالم، انہوں نے یہ بات کہی ہے جو آپ نیتن یاہو کے ساتھ فوٹو میں دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ بڑھتے آگے سیریا کی بات کرتے ہیں۔ الجزیرہ نے خبر دی ہے کہ سیرین آرمی جو ہے، سیریا کی جو بشار الاسد کی فوج ہے، اس نے حما شہر کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ اپوزیشن فورسز سٹی میں، حما شہر میں گھس گئی ہیں۔ پریشر اس وقت ہے بشار الاسد کے اوپر۔ میں تو سوچتا ہوں یہ کہیں بشر کی کوئی اسٹریٹجی تو نہیں ہے، کیونکہ پیچھے روس کا بھی ساتھ ہے، IRGC بھی ہے، ایران نے بھی کہا ہے ہم اپنی فوج بھیج سکتے ہیں، ادھر آپ کا عراق کا بھی فرنٹ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بعد میں ان لوگوں کو گھیر کر ان کا شکار کیا جائے۔ انادولو نے بھی ایک ہیڈ لائن دی ہے، اینٹی ریجیم آرمڈ گروپس ان سیریا کیپچر حما سٹی، کہ حکومت کے مخالف یعنی اپوزیشن گٹوں نے، جو ہتھیار بند گٹ ہیں، ان لوگوں نے سیریا کے حما شہر کو قبضہ لیا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں مجھے لگتا ہے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنانے کی ضرورت ہے کہ پہلے کیوں یہ داعش کے ساتھی تھے، یہ ہیں کون، لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں۔ کوشش کریں گے، حالانکہ اس میں بڑے اختلافات ہیں دونوں طرف کے، لیکن ہمارا کام ہے بیچ میں بیلنس طریقے سے نیوز دینا، تو وہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ایران روس اور چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات وسیع کر رہا ہے، اور ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے وائس پریزیڈنٹ آف چائنا کے ساتھ ملاقات میں بہت سی ایسی باتیں کی ہیں جن سے دونوں ممالک کے بائی لیٹرل ریلیشنز جو ہیں وہ اور مضبوط ہو سکیں، اور کوشش روس کے ساتھ بھی لگاتار کوآپریشن اور زیادہ بڑھانے کی ہے۔ آخری خبر تاس سرکاری نیوز ایجنسی ہے رشیا کی، یہ بتایا گیا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ چائنا نے 13 امریکن ہتھیار بنانے والی کمپنیز پر، مینوفیکچررز پر سینکشنز لگائے ہیں، پابندیاں لگا دی ہیں، اور یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے سپلائی کیے تھے ہتھیار تائیوان کو، یا کرنے والے ہیں جو امریکہ دینے والا ہے۔ تو کہا کہ تم تائیوان کو ہتھیار دو گے، تمہیں سینکشن لگاتے ہیں، اور ایون ان لوگوں کو بلیک لسٹ کیا ہے چائنا نے، اور ان کے جتنے ایسیٹس اور جتنی دولت تھی چائنا میں اس کو بھی چائنیز حکومت نے فریز کر دیا ہے کہ تم اب لے نہیں سکتے۔ بہت بہت شکریہ۔ دنیا بھر کی خبریں آپ دیکھ رہے تھے، خوش رہیے، سلامت رہیے، اور مظلوموں کے لیے دعا کرتے رہیے۔